नमस्कार, मैं हूं प्रकाश, हिंदुस्तानी न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं भारतीय किसान संघ के जिला प्रवक्ता श्री जगदीश रावलिया जी। आपका स्वागत है जगदीश जी। सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार कह रही है कि हम खेती को फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं, लेकिन खेती तो नहीं, खेत फायदे के धंधे बन गए। कैसे? जहां तक भारतीय किसान संघ का सोचना है हाँ, कि खेती फायदे का धंधा होना चाहिए, लेकिन जो प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाइए, तो कहीं ना कहीं खेती लाभ का धंधा तो नहीं, लेकिन खेती खरीदने और बेचने का धंधा जरूर बन गई है। क्योंकि आज जो इंदौर और आसपास जितने भी शहर हैं बड़े बड़े, वहाँ भूमाफियाओं की नज़र किसानों की खेती पे लगी हुई है। और खासकर इंदौर विकास प्राधिकरण जैसे प्राधिकरण पूरे प्रदेश में जितने फैले हुए हैं, वो किसानों के लिए नहीं, ना गरीबों के लिए सोच रहे हैं। सिर्फ उनकी नज़र किसानों की ज़मीन पर है और किस प्रकार से उनको लाभ हो, ये सारा काम एक व्यवसायिक तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, तो निश्चित रूप से ये आगामी 100 वर्षों तक भी नहीं बन पाएगा और किसान लगातार नीचे धकता चल। कैसे हो सकती है खेती फायदे का धंधा? अगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर ना हो, तो निश्चित रूप से 5 साल के अंदर खेती लाभ का धंधा बन जाएगी। खेती के लिए लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रथम जो शर्त है वह किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। जो आज सरकारें किसानों को मूल्य दे रही है वो समर्थन मूल्य है, और समर्थन मूल्य कहीं पर भी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा समर्थन मूल्य के कारण। क्योंकि पिछले 5 वर्षों के दौरान लगातार महंगाई बढ़ी है। कृषि के क्षेत्र में भी आप खाद के दाम देख ले, बीज के दाम देख ले, 2.5 से 3 गुना है, मजदूरी 3 गुना हो गई है। लेकिन किसानों की फसलों के मूल्य बाजार के मुकाबले उल्टे गिरे हैं। आज से 3 वर्ष पूर्व गेहूं 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल मंडियों में बिकता था, लेकिन आज किसान 1385 रुपये क्विंटल गेहूं तोलने में भी गोली खा रहा है और मर रहा है आज। तो इस प्रकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की। आप तो बीजेपी के आनुषंगिक संगठन है भारतीय किसान संघ। नहीं, हम बीजेपी के हमारा कोई सीधा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। हम एक हमारी स्वतंत्र इकाई है और हम जो कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से करते हैं। आपको बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने पड़ते हैं, जैसे अभी रायसेन में और अन्य जगहों पर जो किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, आप उसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। केंद्र की नीतियों की भी आप मुखालिफत करते हैं। निश्चित रूप से तो समय समय पर करते हैं। कैसे होगी ये स्थिति? संतुष्टि की कब होगी आपको? जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं राजनीति बहुत एक कीचड़ की तरह हो गई है। दोनों सरकारें मिलकर कहीं ना कहीं किसानों को 2 पार्टों के बीच में पिस रही है। क्योंकि एक और कहीं ना जो भी समस्या आती है तो राज्य सरकार केंद्र का रोना रोती है और केंद्र सरकार राज्य के माथे पर डाल देती है। तो यह स्थिति बहुत ही किसानों के लिए चिंताजनक है। चूंकि देश का किसान अन्नदाता है, वो देश के लिए अन्न का उत्पादन कर रहा है, तो वह कोई अपने लिए लाभ की, ठीक है, जो व्यक्ति आता है तो कम से कम वह थोड़ा तो लाभ चाहता है। किंतु आज जगदीश जी, आप खुद खेती करते हैं? हाँ, मैं खुद स्वयं अपने हाथों से ही खेती करता हूँ। अच्छा, अभी जो सरकार समर्थन मूल्य दे रही है और 100 रुपए बोनस दे रही है, कुल मिलाकर 1285 रुपए समर्थन मूल्य और 100 रुपए बोनस, 1385 रुपए का 1 क्विंटल गेहूं सरकार खरीद रही है। जी, खरीदने की बात कर रही, खरीद तो नहीं रही है। कितनी लागत आती है 1 क्विंटल गेहूं की? जो हमने जो सारा अनुमान लगाकर जो आंकड़े हमारे पास है वो लगभग 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की लागत आती है। अगर उसमें 20% लाभकारी मूल्य जोड़ दें हम, तो लगभग 2000 रुपये वो हमको गेहूं के समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य। क्योंकि उपभोक्ता को गेहूं लगभग इसी भाव में मिल रहा है, तो इतना पैसा, इतना अंतर कहां चला गया? पैसा मुनाफा कौन खा जाता है? चूंकि किसान अच्छा गेहूं पैदा करता है। मालवा का जो गेहूं है विश्व में प्रसिद्ध है। मालवा का गेहूं विदेशों में बड़े चाव से खाया जाता है, स्वाद से खाया, क्योंकि उसमें स्वाद है, उसमें क्वालिटी है। और अगर सरकार चाहे तो किसानों का गेहूं निर्यात करके भी किसानों को वाजिब मूल्य दिला सकती है। और जहां तक उपभोक्ताओं को 2000 रुपये प्रति क्विंटल मिलने की बात है, तो बीच में जो बिचौलिए हैं, ये सारा मुनाफा बिचौलिए कमा रहे हैं और किसान बेचारा आत्महत्या करा प्रदेश में। और इसके लिए कहीं सरकार की मनोस्थिति नहीं कि इन बिचौलियों को पे लगाम लगाई जाए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इतनी बड़ी सरकार दिल्ली की, इतनी बड़ी सरकार भोपाल की, और किसानों को बारदाने मुहैया करा पा रहे हैं।
ऐसा क्या? देखो, यह तो कहीं ना कहीं किसानों जो सरकार की नीति और नियत है उसमें ही कहीं खोट है। क्योंकि आज देश ही नहीं, अगर हम चाहें तो बारदान एक दिन के अंदर विदेशों से यहाँ पे आयात कर सकते हैं। क्योंकि कई प्रकार की चीजें, चाहे किसानों के लिए सोयाबीन का तेल हो या अनाज का आयात हो, बार बार सरकार करती है और विपुल मात्रा में करके किसानों को बार बार टार्चर करती है। और जहां तक बारदान की बात है, आज पूरे देश में बारदान की कमी है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार के माथे पर पल्ला झाड़ रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माथे पर पल्ला झाड़कर अपनी तीसरी कर रही है और किसान मारा जा रहा है। और स्थिति यह आ गई है कि राजसैन में गोली चलने के कारण एक किसान की मौत हो चुकी है। किसान अब अपना सब्र खो चुका है। अगर सरकार ने शीघ्र ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से पूरे देश में इस आंदोलन की आंच आएगी और सरकार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2012 का जो आंदोलन था आपका, 20/12/2011 को आपने जो प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी कर लिया था, ऐसी वारदातें फिर करेंगे? अगर शासन ने अगर ठीक प्रकार से हमारी बातें नहीं सुनी, हाँ, तो हो सकता है इससे भी बड़ा आंदोलन हो जाए। इंदौर में गेहूं की खरीद की दशा बहुत खराब है जी। पिछले दिनों इंदौर में पारस जैन जी आए थे, मंत्री हैं, उन्होंने पूरी मंडी का जो मुआयना किया वो दिखावटी तौर पे था। उनके आने के पहले मंडी में बारिश के भीगे हुए गेहूं को एक तरफ कर दिया गया और उनके सामने सजा सूजों के बिल्कुल अच्छे से सजा के पेश कर दिया गया मंडी को। कोई हल नहीं निकला। ऐसी यात्राओं से क्या होना है सरकार? देखो, जहां तक मंत्रियों के आने जाने की बात है तो सरकार को समझना चाहिए कि जो मंडियां होती है वहां पर तो एक बार व्यवस्था हो सकती है कुछ भी, लेकिन जो मुख्य रूप से जो खरीदी केंद्र है, इंदौर जिले में लगभग 48 खरीदी केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर मंत्री जी को जाना था तो वहां की वस्तुस्थिति से देखना थी कि वहां अगर क्या चल रहा है। क्योंकि मंडी में कर्मचारी अधिकारी बड़ी मात्रा में रहते हैं और सभी प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें करके या गेहूं हटा के या उल्टा सीधा करके कुछ भी वो मंत्री को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में मंत्री जी गाँवों में जाते हैं तो उनको सही वस्तुस्थिति का पता चलता है और किसानों से रूबरू होकर, क्योंकि पिछले दिनों मंत्री जी आए थे, उन्होंने कई किसानों से चर्चा नहीं की। जो अपने कर्मचारी अधिकारियों ने बताया उसको स्वीकार करके उन्होंने बात मान ली उनकी। ये सरासर किसानों के साथ धोखा है। अगर कोई मंत्री है, सरकार है, तो वह सीधे किसानों से संवाद करे तो सही स्थिति का पता चलेगी और समस्या का सही निदान भी हो सकता है। क्या केंद्र इसलिए गेहूं उत्पादकों की तरफ बेरुखी दिखा रही है कि अधिकांश वे राज्य जहां गेहूं बहुतायत से होता है वो वहां गैर कांग्रेसी सरकार है? मध्य प्रदेश देख लें, यूपी देख लें, पंजाब देख लें, जो गेहूं उत्पादक जहां मुख्यतः गेहूं की, ऐसा है क्या? कहीं ना कहीं हमारी नज़र में भी यही है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक झगड़े हैं केंद्र और राज्यों के और पक्ष विपक्ष को लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर एक सरकार एक दूसरी सरकार को अस्थिर करने के लिए नई नई नीति, नई चालें चल रही है। क्योंकि किसान वर्ग एक देश में बहुत बड़ा है, 70% लोग आज भी खेती के ऊपर निर्भर हैं। तो शायद हो सकता है केंद्र की जो मंशा हो कि राज्य सरकार को परेशान करके कहीं ना कहीं व्यवस्था को बिगाड़ करके इनको अस्थिर किया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। रावले जी, आपने खाद महंगी होने का जिक्र किया, तो इसका विकल्प जैविक खेती क्यों नहीं है? इसको बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है? देख, प्रदेश सरकार ने एक जैविक नीति बनाई है, उसका बड़ा जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन वास्तव में जैविक नीति है यह कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। वापिस इस जैविक के कारण किसान को बाजार की ओर धकेला जा रहा है। अगर वास्तव में सरकार की मंशा ठीक हो तो किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करे और जैविक खेती में जो भी आदान लगते हैं उनको उन पर शासन कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रदान करे। जिस प्रकार जो रासायनिक खाद होती है उस पर सरकार हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा बहाती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन वही देश का किसान बेचारा दिन रात मेहनत करके गायों को, पशु का पालन करता है और वही खाद, जैविक खाद एक प्राप्त करता है तो उसको उसी को खेत में डालता है, तो उससे भी एक अच्छी क्वालिटी का फसल पैदा होती है और वो बिना जहर की होती है। लेकिन सरकार उन किसानों को सब्सिडी न देते हुए सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा मवेशी थे। अब मवेशी की संख्या घटकर 20 करोड़ रह गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश, उसमें इतनी कमी क्यों हो रही है मवेशियों की? देखो, कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। आज हम देख रहे हैं कि पशुओं का बड़ी मात्रा में कत्ल खाने के हो जा रहे हैं। बड़े पशु तो ठीक ठीक, या जो अपंग पशु वो तो ठीक, लेकिन जो छोटे जानवर, जो बच्चे होते हैं, बछड़े पैदा होते हैं, वह भी सीधे कत्ल खानों की हो जा रहे हैं। इसके कारण लगातार पशुओं की संख्या घट रही है। क्यों ले जाते हैं बच्चों का, क्यों कत्ल किया जा रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का हित जुड़ा है इसमें। जैसे टाटा है,
यानी जो कंपनी करोना वगैरह जो है ये चमड़े के सामान बनाती है, चमड़े के खिलौने हैं, जूते हैं बनाती है, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए देश की खेती को बर्बाद करने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं किसान इसमें बुरी तरह से परेशान और मर रहा है और लगातार वह खेती को बेचने की, आज किसानों के 80% बच्चे खेती को करना ही नहीं चाहते हैं। यह स्थिति आज देश में आ चुकी है। किसानों के बच्चे खेती करना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। ये बताइए, मंडी इंदौर में मंडी की काफी छोटी है, 30 एकड़ की मंडी है इंदौर में, जबकि इंदौर के पास के छोटे छोटे शहरों में, खातेगांव में, हरदा में विशाल मंडियां हैं। इंदौर की मंडी कौन सी राजनीति की शिकार हो गई? इंदौर की मंडी के लिए भारतीय किसान संघ ने लगातार कई बार आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, और हमारी मुख्यमंत्री से या सचिव महोदय से या इंदौर के जिला कलेक्टर से भी बार बार चर्चाएं होती रही। हमने बार बार मांग की कि इंदौर मंडी को कम से कम 100 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर प्रशासन ने जो 2021 का मास्टर प्लान लागू था उसमें 90 एकड़ जमीन बाईपास के टेंचिंग हॉर्न के सामने चिन्हित की थी, लेकिन वह जमीन भी आज कई अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिली भगत के कारण वह ज़मीन आज पूरी तरह वहाँ पर कंक्रीटों का जाल बिछ चुका है। बार बार हमने कलेक्टर महोदय को, इंदौर के प्रशासन को या मंडी प्रशासन को बार बार अवगत कराया, लेकिन इन लोगों के कानों में कहीं जू नहीं रहेंगी और आज वह मंडी पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसको केलोत करतार ले जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। किसानों के साथ सीधा सीधा अन्याय है। जरा पशुपालन की चिकित्सा, पशुओं की हेल्थ की बात भी कर लें। पूरे देश में, हमारे देश में इतने ज्यादा मवेशी हैं, लेकिन पशु चिकित्सा महाविद्यालय कम है, वेटरनरी कॉलेज कम है, इसी के साथ कृषि कॉलेज कम है। भारत अगर कृषि प्रधान देश है, इंदौर में 50 से 60 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट के कॉलेज है, लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश में इंदौर में कृषि का एकमात्र सरकारी कॉलेज है। तो ऐसे कॉलेज क्यों नहीं खुलते और कृषि की जानकारी देने के लिए? देखो, कहीं ना कहीं की सरकार की नीति और नीयत में खोट है, क्योंकि सरकार जो इंजीनियर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोल रही है, इससे कोई देश का कोई ज़्यादा भला नहीं हो रहा है। जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, इंजीनियरिंग और कृषि डॉक्टरी के क्षेत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन कृषि के क्षेत्र में चूंकि कृषि भारत की रीढ़ है और किसानों के बेटे अच्छी तरीके से कृषि कॉलेज में पढ़कर और अच्छी खेती भी कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो इन कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर भारत की कृषि को बचा सकती है और किसानों के बेटों को पुनः कृषि की ओर आकर्षित करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही चुप बैठी हुई है। किसानों को बिजली की क्या दशा है आपके इलाके में और इंदौर में? वास्तव में जो कृषि का अगर हम कल्पना करें तो बिना बिजली के कृषि की हम कल्पना आज कर नहीं सकते हैं। और बिजली के जो हालात हैं वर्तमान में, किसानों को मुश्किल से 7 से 8 घंटे बमुश्किल बिजली मिल पाती है। उसमें भी बार बार ट्रिपिंग, लोडिंग और कई प्रकार की जो उनकी खामियां हैं बिजली कंपनी की, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उसके कारण लाखों करोड़ों रुपए का हर वर्ष जनरेटर खरीदी में और डीजल जलाने में लग रहा है। अगर वास्तव में सरकार सही नीति बनाकर किसानों को 10 से 12 घंटे बिजली दे दे तो निश्चित रूप से प्रदेश में और जिले में फसलों का उत्पादन और बढ़ेगा और किसान भी संपन्न हो सकते हैं। खेती में लगने वाला पानी क्यों लगातार बढ़ रहा है? जैसे हमारे इलाके मालवा की बात करें, पहले तीन सिंचाई में गेहूं की फसल तैयार हो जाती थी, अब 5-6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो हमारी मिट्टी कम उर्वर हो गई या हमारे बीज खराब हो गए या क्या कारण क्या है? देखो, जहाँ तक कृषि के पानी की बात है, लगातार पानी घट रहा है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन कृषि में जहाँ तक पानी की मात्रा बढ़ रही है, मान लो जिस गेहूं की फसल को 2 पानी देना था, 3 पानी देना था, उसको 5 पानी लग रहे हैं। उसका मुख्य रूप से कारण है जो कृषि का जो आधार है पशु है, और पशु से जो खाद, गोबर की खाद या मूत्र पैदा उत्पन्न होता है, जो उसको कृषि में डालते हैं, खेती में डालते हैं, तो उसके कारण कृषि की नमी बढ़ती है, कृषि का उत्पादन बढ़ता है, उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है और लगातार लंबे समय तक वह खेती उत्पादन देने में सक्षम होती है। और कहीं ना कहीं हमारे जो ऊपर बैठे लोग हैं सरकार और शासन में, उनका ध्यान कृषि को बढ़ावा देने का नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का है। और देश की कृषि को कहीं ना कहीं ये लोग आपकी राय में गेहूं की उत्पादन व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, विपणन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? किसान ने गेहूं उगाया, उसको कितने पैसे मिलने चाहिए? आपकी राय में क्या भाव होने चाहिए खरीद मूल्य, और मंडी की क्या दशा होनी चाहिए
विपणन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, स्टोरेज की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी राय बताइए। देखो, जहाँ तक विपणन के गेहूं को उत्पन्न पैदा करना, ये तो किसान के हाथ में है कि वो कैसे करेगा। वो जहाँ संसाधन जैसे बिजली, खाद, दवाई, ये सारी चीज़ें किसानों को सरकार ने एक वाजिब मूल्य पे उपलब्ध कराना चाहिए और सही समय पे, क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से देख रहे हैं कि किसान लगातार इन चीज़ों से जूझ रहा है। समय पे खाद नहीं मिल रही है, समय पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अगर सरकार ये कोई ठोस नीति बनाकर इस पर कार्य करे तो किसानों को लागत घटेगी, क्योंकि बिजली के बार बार जाना, मोटरों का जलना और 500 फीट से नीचे से पानी लाना, ये किसानों को काफ़ी महंगा पड़ा, खासकर मालवा के किसानों को, क्योंकि पंजाब के किसानों के मुकाबले मालवा के किसानों को गेहूं की लागत लगभग 1.5 गुना ज़्यादा लगती है। उसका निश्चित रूप से एक कारण ये है कि एक तो बिजली की कमी, हमारे यहाँ बिजली महंगी है, और पानी की कमी के कारण 500 फीट नीचे से हमको पानी खींचकर लाना पड़ रहा है और उस गेहूँ या आलू या जो भी फसलें हम पैदा करते उसको देना पड़ रहा है। तो शासन कहीं ना कहीं जो बलराम तालाब योजना लागू की थी शासन ने, तो उसका भी क्रियान्वयन जो होना चाहिए था वो ठीक प्रकार से हुआ नहीं, और वो सारी योजना कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जाल में फंसकर वह योजना भी दम तोड़ रही है। तो शासन को चाहिए कि अगर किसानों का उत्पादन बढ़ाना, पानी की मात्रा को ऊपर, पानी को ऊपर लेवल ऊपर उठाना है और प्रदेश में अनाज या अन्य सब्जियों फसलों का उत्पादन बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से जो बलराम तालाब योजना है और उसका विस्तार करना होगा। जहाँ तक 50% सब्सिडीज बढ़ा के, मैं तो कहता हूँ 100% सब्सिडी दे किसानों को, क्योंकि पानी ही आज सबसे बड़ी समस्या है। आप तो सब्सिडी बढ़ाने की बात करें, दूसरी तरफ सरकार सब्सिडी खत्म करने की बात कर रही है। नहीं, ये तो या तो सरकार सब्सिडी खत्म कर दे, हमें वो भारतीय किसान संघ का स्पष्ट मानना है कि हमको सब्सिडी या कोई किसी प्रकार की भीख नहीं चाहिए। अगर हमारी सब्सिडी खत्म कर रहे हो आप तो हमारी लागत बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमको हमारी लागत प्लस हमको 20% लाभ दीजिए। कोई फसल हो उसका आकलन कीजिए, आप किसानों के साथ बैठकर कीजिए। कहीं ऑफिस में या आपके मंत्रालय में बैठकर उसका आकलन हो नहीं सकता, उसके लिए किसानों को बीच में बैठा कर बात कीजिए, किसान संगठनों को बैठा कर बात कीजिए, तभी उसका सही आकलन होगा। और 20% लाभ हमको दे दीजिए, हमको आपकी सब्सिडी कोई आवश्यकता नहीं है, हमको तो सिर्फ 20% लाभकारी मूल्य चाहिए। ऐसा क्योंकि मध्य प्रदेश में और मालवा में, हमारे इलाके में जितनी फसल होती है, पंजाब में उससे ज्यादा फसल होती है, क्या कारण? पंजाब चूंकि जो गंगा का एक मैदान है, जो वहाँ की मिट्टी बह बह के जो एक पठार जो क्षेत्र विकसित किया तराई टाइप का उसने, तो जो महीन मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वो सारी पंजाब और उसके आसपास फैली हुई है गंगा की, जिसके कारण वहाँ की कृषि भूमि उपजाऊ है। लेकिन धीरे धीरे आप हम देख रहे हैं वहाँ भी उत्पादन लगातार गिर रहा है। रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने के कारण लगातार खेती खराब होती जा रही है। क्योंकि मालवा क्षेत्र यह भी एक काफ़ी उपजाऊ मिट्टी यहाँ की काली मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ का आलू, लहसुन, चना और गेहूं एक विशेष प्रकार का पैदा होता है और इसकी विदेशों में भारी डिमांड है। अगर सरकार चाहे तो मालवा के किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बना सकती है, लेकिन उसके लिए सरकार को एक सही नीति बनाना पड़ेगी, निर्यात की नीति बनाना पड़ेगी, तभी किसान यहाँ का खुशहाल हो सकेगा। जगदीश रावलिया जब हमारे स्टूडियो में पधारे और हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।